Chapter 9, Force and Law of Motion. Question number 1, can force be negative और नेगेटिव होगा तो कब होगा? यस, ए फोर्स कैन बी नेगेटिव. क्या होता है कि फोर्स नेगेटिव हो सकता है उस केस में when the force is acting in opposite directions with respect to reference directions. सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, उसे हमें मूव करना है, ठीक है. अगर हमारा मीन्स इस साइड हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, ओके, तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा. लेकिन हो सकता है कि इन दिस केस सेकंड किया अगर हम फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी दूसरी तरफ जा रहा हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा, तो फिर हम उसे नेगेटिव फोर्स कहेंगे. जैसे सपोज करो एक स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत कम है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो इस साइड आएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स जो अप्लाइड हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये एफ, ये नेगेटिव हो जाएगा. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट इट्स चेंज ऑफ स्टेट? स्टेट चेंज करने का इसमें न्यूटन्स का लॉ है कि जो मोशन में रहना चाहता है वो मोशन में रहेगा और जो रेस्ट में रहना चाहता वो रेस्ट में रहेगा. उस टेंडेंसी को कहते हैं हम इनर्शिया. क्वेश्चन नंबर 3, inertia is also measured by mass of an object. Question number 4, higher the mass of an object, higher is its inertia. Question 5, force by acceleration is determined by which is also mass of the object. इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं. इसका फॉर्मूला होता है कि F इज इक्वल टू एम ए. इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एफ बाय ए. यही फॉर्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पर, फोर्स बाय एक्सेलरेशन, एंड दिस इज डिटरमाइंड बाय द इट्स वेट. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द लोड फ्रॉम द केज above the seat in a bus fall down when suddenly brakes are applied? देखो क्या होता है, बस में जब हम बैठते हैं ना तो उसके ऊपर में एक लगेज रखने के लिए बनाया रहता है. ओके, तो वहां पे केज जैसा बनाया रहता है, तो वहां पे जो हम सामान रखते हैं ना, तो कह रहा है कि व्हाई डज द लोड, सामान का जो लोड है, फ्रॉम द केज अबव द सीट इज इन ए बस फॉल डाउन व्हेन सडनली ब्रेक. जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो नीचे क्यों गिर जाता है, तो वो इसलिए गिरता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, वो क्या होता है कि वो मोशन में रहता है. जो बॉडी लोड है, जो केज में रखा गया लोड है, वो मोशन में रहता है, तो अचानक जैसे बस रुकती है तब भी वो मोशन में रहता है, उस वजह से वो फॉल डाउन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए ट्री इज सेकंड, अगर ट्री को हिलाते हैं, ओके, मींस उसकी टहनियों को हिलाते हैं, इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन. क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जब हम हिलाते हैं ना तो उसका फ्रूट्स जो है या लीव्स है वो स्टेशनरी में रहता है. मीन्स वो स्टेशनरी में ही रहना चाहता है, लेकिन स्टिक जो होता है मोशन में आ जाता है और इस वजह से वो वहां से टूट जाता है. आंसर्स है, व्हेन ए ट्री इज सेकंड, द ट्री मूव्स एंड फ्रो व्हाइल द फ्रूट्स एंड लीव्स रिमेन्स इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहता है. ऑन अकाउंट ऑफ देयर इनर्शिया, thus the fruit and leaves separate from the tree and falls from the tree. Question number 8, define momentum of a body. The momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity. इसका मतलब अगर प्रोडक्ट, इसका मोमेंटम लिखते हैं, मोमेंटम p से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू, अगर मास है उसका m और वेलोसिटी v है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना उसे हम मोमेंटम कहेंगे. क्वेश्चन 9, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स. तो कौन कौन सा फैक्टर होगा जिसपे मोमेंटम पे बॉडी का मोमेंटम डिपेंड्स करेगा, तो वो फैक्टर्स है आपका, देखो ये मास एंड वेलोसिटी. द मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी.
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्लिपरी रोड? जहां फिसलन वाली रोड होती है वहां पे चलना क्यों मुश्किल है? बिकॉज ऑन ए स्लिपरी रोड, जहां स्लिपरी रोड होता है, द फ्रिक्शन इज मच लेस, बहुत ज्यादा कम होता है, एंड वी एक्सर्ट ए बैकवर्ड एक्शन फोर्स। जैसे हम बैकवर्ड एक्शन फोर्स डालेंगे स्लिपरी पर आगे बढ़ने के लिए, ग्राउंड विच वुड प्रोड्यूस ए फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑन अस, इस वजह से हम आगे की ओर फॉल डाउन हो जाएंगे। क्वेश्चन 1, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी को क्या कहेंगे? बोलेंगे उसे हम मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी इज मोमेंटम। व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम? यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये होता है F इज इक्वल टू ma, ऐसे आप लिख लो। ओके, तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इज द फोर्स नीडेड टू एसेलरेट, ये एसेलरेट 1 किलोग्राम ऑफ मास एट ए रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ओके, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Question number 4, although we know that a moving body keep moving indefinitely, okay, मूव करते रहेगा until an external force is applied on it, then why does a ball stop when we slide it on ground without stopping it? कह रहा है जब हमको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव में है तो हमेशा मूव करते रहेगा जब तक नहीं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर क्यों एक बॉल रुक जाता है व्हेन वी स्लाइड इट ऑन ग्राउंड? ग्राउंड पे जो हम स्लाइड कर देते हैं और रोकने की कोशिश नहीं करते। आंसर है उसका दिस इज बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, देखो जब बॉल है, बॉल जब इस साइड मूव कर रहा है तो बॉल इस साइड मूव कर रहा है तो कांटेक्ट फोर्स होता है फ्रिक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है जब बॉल मूव कर रहा है साइड फॉरवर्ड, तो इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, मीनिंग इट इज काउज्ड ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। इस वजह से क्या होता है कि बॉल धीरे धीरे उसकी जो स्पीड होती है धीरे धीरे कम होती जाती है और वो बाद में रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, why is it difficult to stop a truck suddenly than a motorbike? मीन्स एक ट्रक को बहुत डिफिकल्ट होता है उसको रोकने में, जबकि मोटर बाइक बहुत इजीली रुक जाता है। आंसर्स होगा सिंस, देखो ट्रक का जो वेट होता है बहुत ज्यादा होता है मोटरसाइकिल से ज्यादा। ट्रक हैज ए लार्ज मास, देयरफॉर इट हैज ग्रेट अमाउंट ऑफ मोमेंटम। ओके, क्या लिखते हैं? P इज इक्वल टू mv, एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। वेयर इज ए मोटरसाइकिल हैज, उसके कंपेयर करते हैं ट्रक से, स्मॉल ऑफ मास, एंड देयरफॉर द फोर्स required to stop a truck is much more than the bike, बाइक से ज्यादा लगेगा ट्रक को रोकने में। क्वेश्चन नंबर 6, when a metro suddenly stops, all the passenger fell forward on its floor। कह रहा है कि मेट्रो सडनली स्टॉप होता है तो पैसेंजर क्यों आगे की ओर गिर जाते हैं? व्हाई डू दिस हैपन? तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। एक्चुअली क्या होता है कि जब मोशन में होता है तो हमारा जो फीट होता है वो मोशन में रहता है, और जैसे अचानक मेट्रो रुक जाती है तो फीट तो मोशन में है लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में रहता है, उस वजह से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉल आगे की तरफ गिरता है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। व्हेन द स्पीडिंग मेट्रो स्टॉप सडनली, जैसे रुकेगा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, वाइल द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो टेंड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, हेंस द पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव ए ह्यूज एटमॉस्फेयर अबव अस, हमारे ऊपर बहुत एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा, दैट एक्सर्ट ए ह्यूज प्रेशर ऑन आवर शोल्डर्स, हेड एंड होल बॉडी। व्हाई डू नॉट वी गेट क्रस्ट अंडर, माना हम क्यों नहीं दब जाते हैं उससे? तो
आंसर्स है बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट ए हॉलो सब्सटेंस, हम एक खाली नहीं है, हॉलो सब्सटेंस नहीं है। आवर ब्लड प्रेशर, जो शरीर में बॉडी में ब्लड प्रेशर है, इज मच हायर देन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। That's why we do not feel any burden of the atmospheric air pressure and do not get crushed under it. Question number 8. A coin of mass 1 kg and a stone of mass 5 kg are thrown down the Eiffel Tower से फेंका गया है with an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो पूछ रहा है विच वन वुड रीच द ग्राउंड अर्ली एंड वाई, क्यों? देखो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सो मास ऑफ द कॉइन इज लेस देन दैट ऑफ स्टोन। ये हमारा दिया हुआ है, ये देखो 5 kg है स्टोन का और कॉइन का 1 kg है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉइन क्या हो जाएगा? मोर देन दैट ऑफ स्टोन। ओके, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया तो क्या होगा? मोशन ज्यादा होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। सो स्पीड ऑफ द कॉइन, स्पीड ऑफ द कॉइन क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा। देयरफॉर कॉइन विल रीच द ग्राउंड अर्ली। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे इनर्शिया, उसमें क्या बोल रहा है कि जो मोशन में रहेगा मोशन में रहेगा, जो रेस्ट में रहेगा वो रेस्ट में रहेगा। तो इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ में, इफ एन एक्सीडेंट ऑकर्स, एक्सीडेंट होता है और ब्रेक मारा जाता है, आर अप्लाइड टू द कार सडनली, द बॉडी जो होगा क्या होगा? विल टेंड टू कंटिन्यू इट्स इनर्शिया। ओके, वो मोशन में रहेगा एंड मूव फॉरवर्ड हो जाता है, प्रोबेबली प्रोवाइडिंग फैटल मीन्स एक्सीडेंट हो सकता है। टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करते हैं? हम सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्टॉपिंग योर बॉडी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन इनर्शिया एंड अवॉइडिंग डेंजर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रिक्शन इज मेजर्ड इन। फ्रिक्शन को किस में मेजर्ड करते हैं? ये फ्रिक्शन फोर्स ही होता है, तो इसीलिए मेजर्ड इसको न्यूटन में करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन 10 का बी में है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स में डिफरेंस बताना है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? फर्स्ट वन, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे लग रहा है, एंड प्रोड्यूस ए नेट फोर्स इक्वल टू 0, देन द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस। फिर वो इधर उधर मूव नहीं करेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगा। बट अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? when two or more forces act on a body and produce a net force not equal to 0, उससे क्या होगा कि वो किधर भी उसका जो पोजीशन है वो चेंज होगा, then the force are called unbalanced force. Second point, a balanced force does not produce any change in the state of uniform motion or the rest of the body. उस पर चेंजेस नहीं होता, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। An unbalanced force can produce the change in state of uniform motion or rest of the body, उसका पोजीशन चेंज होगा। थर्ड पॉइंट है, a balanced force does not cause to accelerate a body, जब पोजीशन ही नहीं चेंज होगा तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। थर्ड इसका पॉइंट है, अनबैलेंस्ड फोर्स कैन एक्सेलरेट ए बॉडी, पोजीशन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिराइव फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ इसका डिराइव करना है हमें फ्रॉम सेकेंड लॉ। According to the second law of motion, if an object having mass m and acceleration a, then force can be written as is equal to ma, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है इन टाइम t, then we can write
दिस लाइक दैट m इंटू वी माइनस u बाई टी, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब क्या है कि इस केस में अभी हमें फर्स्ट लॉ प्रूफ करना है। तो ये क्या है कि फर्स्ट लॉ में था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा जब तक नहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी माइनस यू बाय टी अपॉन में टी इज इक्वल टू जीरो, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अब इस केस में क्या है कि मास नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख सकते हैं आपको कि ये जो सेकंड टर्म है v माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब यहां से हम डिराइव कर सकते हैं इसको, अगर सॉल्व करोगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो ये फॉर्मूला प्रूफ होता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली अगर वो जो भी u है और फाइनल उसका अगर v भी है ना, तो ये u और v तो सेम है। ठीक है, तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं तो जितना वेलोसिटी पहले होगा उतना ही बाद में होगा। ओके, ये तो मोशन का हो गया। अगर वो रेस्ट में है यानी v बराबर जीरो, तो u बराबर भी जीरो हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक नहीं है हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हम जीरो लग रहे हैं, जीरो कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में जो है मोशन में रहेगा, रेस्ट में जो है रेस्ट में रहेगा। हेंस दिस इज प्रूव्ड ऐसे। क्वेश्चन बी में क्या है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए कार, उसका मास दिया हुआ है विथ टू पैसेंजर ईच। देखो तो पूरा मास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 100 और प्लस टू पैसेंजर का है इंटू 50 इज इक्वल टू 200 kg। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इट इज मूविंग विथ ए 60 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 इंटू 1000, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, तो ये 60 और ये 60 कट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये 0 0 इज इक्वल टू 100/6। ओके, नाउ फोर्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, और टाइम दिया हुआ है हमारा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो F इज इक्वल टू लिखते हैं कि मास इंटू यू इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब क्या है आपका यहाँ पे v तो जीरो स्टॉप होना चाहिए, जीरो है, तो क्या हो जाएगा हमारा मास है यहाँ पे 200, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपको 200। ओके, v क्या है जीरो, माइनस u दिया हुआ है आपको 100/6, 100/6, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है आपका 5t, देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इसको जब आप करोगे तो हो जाएगा देखो 200 इंटू माइनस 100/6 इंटू 5, 6 इंटू 5 आपको होता है यहाँ पे 30, ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया इज इक्वल टू माइनस 2000 डिवाइड में 3, ये न्यूटन होगा, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा फोर्स कितना हो गया, फोर्स इज इक्वल टू माइनस 2000 डिवाइड बाय 3 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2, टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ मासेस, दोनों का मास दिया हुआ है आपको 40 ग्राम और 50 ग्राम, आर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर रिस्पेक्टली। इफ आफ्टर कोलाइडिंग, कोलाइडिंग कर रहा है, तो B starts moving with a velocity this, what is the velocity of A। तो कोलाइडिंग में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, तो आप उसे पहले लिख लो, ऑब्जर्व कर लो क्या होता है कि इसको लिख सकते हैं m ऑफ A, ठीक है, और v ऑफ A, u ऑफ A, इनिशियल वेलोसिटी उसका है, प्लस m ऑफ B, u ऑफ B,
इज इक्वल टू एम ऑफ ए वी ऑफ ए, ये वेलोसिटी निकालना है आपको एम, और उसके बाद यहाँ पे लिखो प्लस एम ऑफ बी और वी ऑफ बी। ठीक है, तो पहला है मास 40 ग्राम, 40 इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है 40 प्लस 50 और इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 30 इज इक्वल टू मास है 40 और इंटू इसको मानो वी ए के जगह वी मान लेते हैं, देन वेलोसिटी ऑफ ए, देन प्लस मास ऑफ बी इसका दिया हुआ है आपको 50 इंटू 25। ओके, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ देखो क्या हो जाता है, ये 1600 प्लस 1500 इज इक्वल टू 40v प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1250। ओके ना, अब क्या है, इन दोनों को आपको प्लस करना है, ये 40v को इधर ले लो, 40v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो हो जाएगा आपको इनको प्लस करके और हमें ये वाला माइनस करना है, तो इन दोनों को प्लस करके 1250 माइनस करोगे तो आपको हो जाएगा 1850। नाउ v इज इक्वल टू 1850 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 46.25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, a girl of mass 30 kg jump on a cart of mass 5 kg with a velocity दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द शी एंड कार्ट स्टार्ट मूविंग। तो पहले क्या है, दोनों अलग अलग होता है, ओके, बाद में क्या होता है कि दोनों कंबाइन हो जाएगा। ओके, तो उसको बनाने के लिए क्या करना है, हमें पहले ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही यूज करेंगे। तो दिस स्पीड जंप ऑन ए कार्ट, जो कार्ट होता है इनिशियली वो रेस्ट पे होता है, तो क्या करेंगे 30 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का जो मूव करेगा तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 5 गर्ल और कार्ट का वेलोसिटी और इंटू मास और इंटू वेलोसिटी। अब क्या करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपको 300 इज इक्वल टू 35, देन v इज इक्वल टू हो जाता है आपको 300 डिवाइड बाय 35। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 8.577 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज ए गनमैन गेट ए जर्क ऑन फायरिंग ए बुलेट। तो उसको जर्क क्यों होता है, तो बिकॉज व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, गन से जब फायर करते हैं, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड, जो बुलेट होता है उसको फॉरवर्ड करने के लिए सेम इक्वल फोर्स अपोजिट साइड लगेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। ओके, तो एफ अपोजिट साइड लगेगा, इस वजह से क्या होता है, इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड, बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन, गन का बहुत भारी होता है, उस वजह से क्या होता है, इट मूव्स ओनली ए लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड, थोड़ा सा ही पीछे जाता है, जिस वजह से गनमैन को वो जर्क जैसा लगता है कि उसे पीछे धक्का दिया गया है। ऑप्शन बी, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार जिसका मास दिया हुआ है 200 ग्राम और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो मास जो हमें दिया है 200 ग्राम को हम चेंज करेंगे केजी में, 200 डिवाइड बाय 1000। ओके, और जो वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड में, तो मोमेंटम हो जाएगा आपको P इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू 200 बाय 1000 इंटू 5। ओके, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारा पूरा का पूरा ये 1 हो जाएगा, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड। सी, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप लिखो क्या है, तो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट व्हेन
two or more bodies interact with each other, the vector sum of their linear momentum remains constant and is not affected due to their mutual action and reaction. The only condition is that no external unbalanced forces should be acting on the system of the bodies. इसमें क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. सपोज करो कोई बॉडी है, दो बॉडी दी हुई है, ठीक है. दो बॉडी का क्या है कि इसका मास मानो ए है, ये बी है, तो इसका मास m ऑफ ए है और इसका मास m ऑफ बी है, और इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ ए और u ऑफ बी है. तो इनिशियल मोमेंटम हम लिख सकते हैं m ऑफ ए u ऑफ ए प्लस m ऑफ बी u ऑफ बी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा. सपोज करो इसका वेलोसिटी v ऑफ ए हो जाता है और इसका v ऑफ b हो जाता है, तो मोमेंटम लिखेंगे m ऑफ a v ऑफ a प्लस m ऑफ b v ऑफ b. ये हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 5, फॉर हाउ लॉन्ग शुड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन act on a body of 20 kg so that it acquires a velocity of this. तो हम पहले सबसे पहले गिवन लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 100 न्यूटन. नाउ मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 20 kg और उसके बाद दे रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू दे रहा है 100 मीटर पर सेकेंड. तो आपको टाइम निकालना है, ठीक है. T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालना है. तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, अच्छा इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, ए को एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v माइनस यू बाय टी, ठीक है. तो फोर्स की जगह आपने क्या लिखा, फोर्स की जगह हमने लिखा है 100 न्यूटन इज इक्वल टू मास है 20 इंटू v जो है 100 है, 100 माइनस 0 और डिवाइड में टाइम हमारा दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है t. ओके, तो क्या हो जाएगा आप देखो, 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 100, ये हो जाएगा आपको 2000 डिवाइड बाय t. तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन t इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 डिवाइड बाय 100, 1 2 0 0 कट कर दो, इज इक्वल टू 20 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन मास. ये दिया हुआ है, तो फोर्स दिया हुआ है हमें, जो जो गिवन है वो लिख लो 5 न्यूटन, ओके. और हमें मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 10 kg. तो यूजिंग फॉर्मूला F इज इक्वल टू m a से यहां से निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू F बाय m. फोर्स 5 बाय 10, ओके, इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन निकल जाएगा. क्वेश्चन में बी में है, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, किसका सबसे ज्यादा फोर्स होगा. तो क्या रहा है, एक्सेलरेटिंग ए 10 ग्राम मास बाय दिस, ये मास दिया हुआ है और ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ओके. नो, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वो मास दिया हुआ है, और सेकेंड जो दिया हुआ है हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है. तो यहाँ पे है ये ए और ये हो गया मास, देन ये एक्सेलरेशन. तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू एम ए से, ठीक है. अब देखो इस केस में मास जो है ग्राम में है, उसको केजी में कन्वर्ट करो. तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, F का कंडीशन F1 मान लो, F1 इज इक्वल फर्स्ट केस में 10 डिवाइड बाय 1000 केजी में कन्वर्ट करने से इंटू 5, ओके. जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 न्यूटन. नाउ सेकेंड केस में F2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.04 न्यूटन.
तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला चीज ज्यादा है, यानी फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शंस है वो हमारा ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी F1 इज ग्रेटर देन F2। क्वेश्चन नंबर 7, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg वाला दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है, हमारे मास दिया हुआ है 10 kg, इंक्रीजेस फ्रॉम, यानी इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी ये है। ओके, व्हेन ए फोर्स एग्जर्ट हो रहा है फॉर ये 2 सेकेंड, क्या है हमारा ये टाइम दिया हुआ है, तो ये चीजें हमें दी हुई है। व्हाट इज मोमेंटम बिफोर द फोर्स एक्ट, तो मोमेंटम क्या होगा बिफोर द फोर्स एक्ट, देन P1 इज इक्वल टू एम यू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, what is the momentum after the force act, P2 is equal to mv is equal to 10 into 8 is equal to 80 kg meter per second। क्वेश्चन सी, व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम, तो जो गेन इन मोमेंटम हो रहा है इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 kg मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू निकालना है, तो F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। इस फॉर्मूला में आप वैल्यू भी पुट कर दो, तो m की वैल्यू आपको है यहाँ पे 10। ओके, 10, नाउ मल्टीप्लाई में 8 इन माइनस 4 बाय 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 बाय 2, 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा, इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो हमारा फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए ट्रक एंड ए कार आर मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटी, दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑन अप्लाइंग ब्रेक, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे बोथ विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस एंड देन, क्या होगा उसके बाद, ट्रक विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग, car will cover less distance before stopping, both will cover equal distance, और D none of these। तो इसका आंसर्स होगा आपको B, car will cover less distance before stopping। In which of the following cases the net force is not zero। देखो, अगर है पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन एयर, एयर में वो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है यानी जो उसको फ्लोट करने वाले फोर्सेस हैं वो उसको फ्लोट करने में सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम में है। फिर ए बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, अगर वो फॉल कर रहा है तो वो गिर रहा है, ठीक है, तो उसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है फोर्स। ए कॉर्क फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, तो ये भी बैलेंस कर रहा है, ऑल ऑफ दीज केसेस नो। तो इसका ऑप्शंस बी हो जाएगा जहां पे नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। थर्ड क्वेश्चन, ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, ये जो दिया हुआ है ये मास है m, such that its velocity changes from, this is a u and v, okay, the change in momentum of the body is, change in momentum लिखने बोल रहा है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ओके, P1, तो P2 क्या हो जाएगा, मास तो कॉमन है, ओके, आप लिख सकते हो m ऑफ v माइनस, इसको हम कर सकते हैं v माइनस u। तो मास जो है हमारा, मास दिया हुआ है 3 और v दिया हुआ है 10 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा आपको 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। तो ऑप्शंस आपका हो जाएगा सी।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। देखो अगर है पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन एयर, एयर में वो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है यानी जो उसको फ्लोट करने वाले फोर्सेस हैं वो उसको फ्लोट करने में सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम में है। फिर ए बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, अगर वो फॉल कर रहा है तो वो गिर रहा है, ठीक है, तो उसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है फोर्स। ए कॉर्क फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, तो ये भी बैलेंस कर रहा है। ऑल ऑफ दीज केसेस नो, तो इसका ऑप्शंस बी हो जाएगा जहां पे नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है। थर्ड क्वेश्चन, ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, ये जो दिया हुआ है ये मास है m, such that its velocity changes from, this is the u and v, okay, the change in momentum of the body is, change in momentum लिखने बोल रहा है, तो change of momentum क्या होता है, p is equal to p2 minus p1, ओके, p1, तो p2 क्या हो जाएगा, मास तो कॉमन है, ओके, आप लिख सकते हो m ऑफ v माइनस, इसको हम कर सकते हैं v माइनस u, तो मास जो है हमारा, मास दिया हुआ है 3 और v दिया हुआ है 10 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 3 into 6 इज इक्वल टू 18, तो ऑप्शंस आपका हो जाएगा सी। while opening a top with two fingers, देखो किसी भी बॉटल के जो कैप होता है ना उसे दो फिंगर से हम खोलते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि while opening a top with two fingers the force applied क्या क्या होता है, equal in magnitude, parallel to each other, opposite in direction, या ऑल ऑफ द एबव। देखो क्या होता है कि जब कैप को खोलते हो ना तो गोल कैप होता है, तो टू, एक साइड ये उंगली लगाए और एक साइड ये उंगली लगाए, ये क्या होता है, ये इस साइड करता है और ये इस साइड करता है, तो पैरेलल एंड इक्वल फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड हुआ, पैरेलल हुआ और अपोजिट डायरेक्शन से, कंफर्म, देन ऑप्शन डी। क्वेश्चन फिफ्थ का देखो, द इंजन ऑफ ए कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, ये आपको ए दिया हुआ है एक्सेलरेशन, इफ दिस कार पुल्स अनदर कार, दूसरे कार को सेम मास पे कर रहा है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो एक्सेलरेशन से ये कर रहा है, अब कार क्या, कार दो कार हो गया, सेकेंड टाइम्स में दो कार हो गया, तो दो कार होने की वजह से क्या हो जाएगा, मास डबल हो जाएगा, तो मास जैसे ही डबल होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा, बिकॉज एम एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम और एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, तो आप मास को जैसे ही डबल करोगे तो ये भी एक्सेलरेशन उसका डबल हो जाएगा, तो ऑप्शंस ए। नाउ क्वेश्चन 6 का देखो, ए फोर्स 100 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg है, फॉर, ये मास है, ये टी आ गया 10 सेकेंड, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लो, हमें v निकालना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो f इज इक्वल टू मास इंटू v माइनस यू बाय टी, ओके, ऐसे करके, तो हमारा जो वैल्यूज है उसे हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 100 न्यूटन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ फोर्स की जगह आप लिख लो 100 इज इक्वल टू मास दिया हुआ है 2 इनटू वेलोसिटी हमें नहीं पता और नीचे 10 सेकेंड, ठीक है, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो इस 2 से ये कट जाएगा 5 में, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से v इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन सी। assertion and reason type questions, in this question फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स उस पे बॉडी पे जीरो है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो होगा। अब क्या है कि फॉर्मूला है आपको F इज इक्वल टू एम ए से,
रीजन क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन फोर्स, ये गलत हो गया है रीजन। तो इसका ऑप्शंस आपको सी हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, assertion इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, if two objects of different masses have same momentum, the lighter body possesses greater velocity। देखो मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू एम वी। ओके, कह रहा है कि सेम मोमेंटम अगर होता है तो लाइटर बॉडी पोसेस ग्रेटर वेलोसिटी, ये करेक्ट है। रीजन क्या दे रहा है, फॉर ऑल बॉडीज मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स सेम, ये इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें क्या असर्शन ट्रू होगा और रीजन फॉल्स होगा। ना क्वेश्चन 3 में है कि असर्शन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बॉडीज आर इन मोशन, ये तो रॉन्ग है क्योंकि वो रेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल था। रीजन क्या दे रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस, ये यूनिवर्सल लॉ है, तो ये करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें क्या होता है, असर्शन फॉल्स होता है और रीजन करेक्ट होता है।